साल 1835 फ्रांस में बसे एक छोटे से गांव अंचे से 14 साल का एक लड़का अपने परिवार से तंग आकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है। उसकी जेब में ना कोई पैसे थे, ना ही खाना था। एक बेहतर जिंदगी की आस में ये लड़का 450 किलोमीटर दूर पेरिस जा रहा था, और वो भी पैदल। लाचार और बेबस उस लड़के को रास्ते में जो भी काम मिला, चाहे वो वुडन वर्क हो या मैनुअल लेबर, उसने सब कुछ किया। उसके पास रहने के लिए जगह ना होने की वजह से वो कहीं भी अपनी रात गुजार लेता था। यहाँ तक कि बिना डरे उसने अपनी कई रातें जंगलों में भी बिताई। उसका ये भयानक स्ट्रगल पूरे 2 साल तक चलता है और आखिरकार वो 1837 में 16 साल की उम्र में पेरिस पहुंच जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लुई विटॉन था, जो आगे जाके बनाने वाला था दुनिया की सबसे बड़ी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैशन एंड लग्जरी जॉइंट लुई विटॉन ब्रांड को। आज LVMH की करंट वैल्यू है कुछ 400 बिलियन $। कई देशों की टेक कंपनी से भी कई गुना ज्यादा। कुछ 5-6 पीढ़ी, बहुत सारे वॉर्स, कंपटीशन, गरीबी, लेकिन आज भी ये कंपनी अपने सेक्टर के टॉप पर बैठी है। लेकिन आज अगर आप गूगल पर लुई विटॉन CEO सर्च करोगे तो आपको बेर्नार्ड आर्नोल्ट का नाम दिखाई देगा, जबकि इनका विटॉन फैमिली से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। कुछ 150 साल पुरानी ब्रांड को इस आदमी ने अकेले पूरे विटॉन फैमिली से कैसे अलग कर दिया। कैसे एक गरीब लड़के ने एक सक्सेसफुल लग्जरी ब्रांड बनाया। कैसे एक फैशन ब्रांड ने वर्ल्ड वॉर 2 को भी सक्सेसफुली सरवाइव किया। और आखिर इतनी छोटी उम्र में लुई विटॉन को अपनी फैमिली से ऐसी क्या परेशानी थी कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। दिस इज द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ लुई विटॉन। साल था 1821। यूरोपियन देश फ्रांस के ईस्टर्न साइड में बसा एक छोटा सा गांव अंचे। वहां जन्म लेते हैं लुई विटॉन। इस लड़के ने किसी अमीर घर में जन्म नहीं लिया था, बल्कि इनके पिता एक्सेवियर विटॉन एक मामूली किसान थे और इनकी माताजी कोरोनी गायलार्ड टोपी बेचने का काम करती थी। लुई की फैमिली का गुजारा जैसे तैसे हो पाता था, लेकिन उनकी जिंदगी और मुश्किल हो गई जब 1931 में 10 साल के लुई ने अपनी मां को खो दिया। अपनी वाइफ को खोते ही लुई के पिता एक्सेवियर ने फिर से शादी कर ली, लेकिन एक्सेवियर की नई बीवी लुई को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी और दोनों में बहुत झगड़े होते रहते थे। लुई के लिए अपनी नई मां किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक दिन इस छोटे से बच्चे से ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी वजह से लुई घर छोड़ के निकल पड़े पेरिस की ओर, साल 1835 में, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। 2 साल बाद जब लुई 16 साल के हो गए थे, वो फाइनली पेरिस पहुंचे। पेरिस में तब लुई को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्लियरली दिख रहा था और ऊपर से गरीबी और प्लेग जैसी भयंकर बीमारी ने आम आदमी की लाइफ को तहस नहस कर दिया था। उस 16 साल के लाचार लड़के को तब के मास्टर क्राफ्ट्समैन और बॉक्स मेकर रोमेन मार्केल ने अपने अंडर काम के लिए रख लिया था। तब के समय में लोग घोड़ा गाड़ी और जहाजों में ट्रैवल करते थे और अपने सामान को कैरी करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे ट्रंक्स का, जो कि तब के क्राफ्ट्समैन कस्टमाइज करके बनाते थे। मतलब एक्सक्लूसिवली हर इंडिविजुअल के नीड्स को ध्यान में रखते हुए वुड, ब्रास और लेदर का यूज करके उन्हें बनाया जाता था। रोमेन के साथ रहते हुए लुई ने भी ये हाईली रिस्पेक्टेबल कला सीख ली। उन 2 सालों में जब लुई पैदल पेरिस आ रहे थे, उन्होंने रास्ते में जो भी काम किया, उन सब की वजह से उन्हें ट्रंक्स और बॉक्सेस बनाने का आइडिया ऑलरेडी था, इसलिए उनका काम सबसे बढ़िया होता था। 1853 में जब लुई 32 साल के हो गए थे, तब उनको फ्रांस के एम्परर नेपोलियन III की वाइफ यूजीनी ने अपने पर्सनल बॉक्स मेकर के रूप में अपॉइंट कर लिया। रॉयल फैमिली के साथ जुड़ते ही लुई का कनेक्शन और रॉयल मेंबर्स के साथ होने लगा और वो लुई के बनाए प्रोडक्ट से हैरान होकर उनके कस्टमर बनते गए। ठीक अगले ही साल लुई ने अपने मास्टर रोमेन का साथ छोड़ दिया
आगे बढ़ने के लिए। 1854 में लुई ने शादी कर ली और उसी साल उन्होंने पेरिस में अपना एक शॉप ले लिया। तब के जमाने में लोग बहुत ट्रैवल करते थे, तो उनके ट्रंक्स कुछ इस तरह दिखते थे। इनका अपर पार्ट राउंडेड था, जिससे उन पर बारिश का पानी जमा ना हो और फिसल के नीचे गिर जाए। लेकिन इन ट्रंक्स में भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे इनके राउंडेड टॉप्स, जिसे उन्हें एक के ऊपर एक रखना इम्पॉसिबल था। इनका लेदर मटेरियल जो काफी जल्दी क्रैक हो जाता था। ये सब देखते हुए लुई ने साल 1854 में लाया फ्लैट टॉप ट्रंक्स, जो कि इजीली एक के ऊपर एक रखी जा सकती थी, जिससे स्पेस भी बचने लगी। लुई ने लेदर को रिप्लेस करते हुए एक स्पेशल फैब्रिक डिजाइन किया, जिसका नाम था ट्रायनॉन ग्रे कैनवस, जो कि ना ही सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट था बल्कि स्टेन प्रूफ भी था। लुई बहुत फेमस हो गए अपने स्किल्स और प्रोडक्ट्स की वजह से। बढ़ते हुए सेल्स और छोटी जगह को देखते हुए लुई ने 1859 में शहर छोड़ के नॉर्थ वेस्ट पेरिस के एक गांव एनियर में अपना घर और वर्कशॉप दोनों खोल दिया। देखते ही देखते कुछ 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज उनके साथ जुड़ने वाले थे इस नए ठिकाने पे। लेकिन लुई की किस्मत में बुरा वक्त जल्द आ रहा था। (1870s) में शुरू हुआ फ्रैंको पर्शियन वॉर। लुई के बुरे दिन शुरू हो गए थे। ना ही सिर्फ ट्रंक्स का डिमांड क्रैश कर गया, क्योंकि लोग ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे थे, बल्कि ऊपर से उनके वर्कशॉप को भी बुरे तरीके से लूटा गया और तबाह कर दिया गया था। लेकिन लुई के अंदर 14 साल का जज्बाती लड़का, जिसने हिम्मत करके घर छोड़ दिया था, वो अभी भी जिंदा था। लुई ने पेरिस में एक नई दुकान खोल के और एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। साल 1872 वो मार्केट में लाते हैं बिल्कुल नए ट्रंक्स रेड और बेज कैनवस में। फिर 1876 4 साल बाद वो लॉन्च करते हैं द राई कैनवस, और कुछ सालों बाद लॉन्च किया जाता है लुई विटॉन का आइकॉनिक डामेर डिजाइन, जो कि आज भी फैशन वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। और अब तक लुई के लड़के जॉर्ज ने भी पापा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। साल 1885 में विटॉन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में अपनी दुकान खोलते हैं। देखते ही देखते उनके डिस्ट्रॉयड और लूटेड वर्कशॉप से वो सीधा लग्जरी लगेजेस की दुनिया में छा जाते हैं और उनका बिजनेस और एक्सपेंड करने लगता है। लेकिन 1886 में आई एक और मास्टर मूव। बाप बेटे ने मिलकर बनाया द ट्रम्बल लॉक, लुई विटॉन की सिग्नेचर लॉक, जिससे लगेजेस में सामान की चोरी कम की जा सके। बाप बेटे इस लॉक को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस डिजाइन को पेटेंट करवाने के बाद उन्होंने अमेरिकन मैजिशियन हैरी हाउडिनी को चैलेंज किया एक लॉक्ड लुई विटॉन ट्रंक में से बाहर निकलने के लिए। हालांकि हैरी हाउडिनी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, पर इस लॉक ने ब्रांड को और पॉपुलर बना दिया था। लेकिन लुई के लिए ये उनकी आखिरी क्रिएशन थी। साल था 1892। लुई विटॉन 71 साल की उम्र में गुजर जाते हैं। फिर कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लुई के काबिल बेटे जॉर्ज ले लेते हैं। इतने सालों में जॉर्ज ने अपने पापा के साथ काम करके सब कुछ सीख लिया था। वो रेडी थे बिजनेस को संभालने के लिए एक अच्छे लड़के की तरह। पिताजी के गुजरने के 1 साल बाद ही 1893 में जॉर्ज अमेरिका के एक एग्जीबिशन में लुई विटॉन के लगेजेस को डिस्प्ले करते हैं, और यहीं से लुई विटॉन अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट में अपना पहला कदम रखता है। देखते ही देखते कंपनी बड़ी होने लगी और साथ साथ आई काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम। लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स तेजी से कॉपी होने लगे और जॉर्ज इससे तंग आ गए थे। जॉर्ज अपनी कंपनी को काउंटरफीट प्रोडक्ट्स से बचाना चाहते थे। इस वजह से जॉर्ज ने जन्म दिया कंपनी के फेमस मोनोग्राम को, यानी कंपनी के नाम के इनिशियल लेटर्स से एक डिजाइन बनाई, यानी लुई विटॉन से आया L और V, और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स पर LV का मोनोग्राम प्रिंट कर दिया गया।
जॉर्ज का मानना था कि इस कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को कॉपी करना इजी नहीं होगा। जॉर्ज ने आगे जाके ऐसी डिजाइन्स भी बनाई जिनको ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियों में भी कैरी किया जा सके। साल 1925 में तब के फैशन आइकन कोको शनेल को एलवी के स्टीमर बैग्स बड़े पसंद आ गए थे, लेकिन शनेल ने एलवी को कहा ऐसा बैग बनाने के लिए जो डेली यूज किया जा सके, क्योंकि ओरिजिनल स्टीमर बैग्स बहुत बड़े थे साइज में। ऐसे ही एलवी ने जन्म दिया एल्मा बैग्स को। ये बैग शनेल को बहुत पसंद आई। अल्मा बैग, जो कि सिर्फ शनेल के लिए बनाई गई थी, आगे चलकर और बड़े स्केल पर इसका प्रोडक्शन हुआ और ऐसे ही एलवी ने स्मॉल लेदर लग्जरी गुड्स में अपनी एंट्री की। तब के जमाने में छोटे पर्स या बैग फीमेल्स में उतना पॉपुलर नहीं थे, लेकिन लुई विटॉन ने ये सब बदल डाला। 26 अक्टूबर 1936 को जॉर्ज भी गुजर जाते हैं और कंपनी ले लेते हैं उनके बड़े लड़के गैस्टन लुई विटॉन। लेकिन गैस्टन के लिए कंपनी के शुरुआती दिन अच्छे नहीं रहे। ठीक 3 साल बाद 1939 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए। तब फ्रांस जर्मनी से वॉर में हार गया था और उसको कैप्चर कर लिया गया था। और तब के फ्रांस के लीडर्स थे प्रो जर्मन लीडर्स और एक तरीके से जर्मन व्यूज के पपेट। वॉर के दौरान सारी दुकानें बंद हो गई थीं, लेकिन लुई विटॉन, एक फैशन ब्रांड जो कि वॉर के दौरान कोई एसेंशियल आइटम भी नहीं बनाती थी, उनकी दुकान तब भी खुली हुई थी। ये सब मुमकिन हुआ था क्योंकि गैस्टन विटॉन और उनके लड़के ने फ्रांस के प्रो जर्मन सपोर्टिंग गवर्नमेंट के साथ अपने संबंध अच्छे रखे थे, इनडायरेक्टली अ सपोर्ट टू नाजीज। अपनी किताब लुई विटॉन अ फ्रेंच सागा में स्टेफनी बॉनविकनी बताती हैं कि किताब की रिसर्च के दौरान उनको एलवी कंपनी की ओर से बताया जाता है कैसे कंपनी के 1930 से 1945 तक सारे डॉक्यूमेंट्स एक आग में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसके बारे में लुई विटॉन कंपनी के एक स्पोक्सपर्सन ये बताते हैं, दिस इज एंशिएंट हिस्ट्री। द बुक कवर्स अ पीरियड व्हेन इट वाज फैमिली रन and long before it became a part of LVMH. We are diverse, tolerant and all the things a modern company should be. मतलब जो हुआ सो हुआ, past is past। और फिर साल 1977 में 65 साल के हेनरी रकामेर, जो कि गैस्टन विटॉन के सन इन लॉ थे, उन्होंने लुई विटॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लिया। कोई भी कंपनी अपनी फाउंडिंग फैमिली से दूर जाने के बाद डर में होती है डाउनफॉल या करप्शन के, लेकिन रकामेर बहुत ही अच्छे और पॉलिश्ड बिजनेसमैन थे जो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। बस अब लुई विटॉन वॉज रेडी टू गो इंटरनेशनल। हेनरी रकामेर रातों रात कंपनी को इंटरनेशनल ले गए। अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक छोटी लग्जरी कंपनी से उन्होंने मल्टीनेशनल शॉप्स की एक चेन खोल दी। उन्होंने नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लाई और दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग इवेंट्स को स्पॉन्सर किया, ब्रांड को और प्रमोट करने के लिए। हेनरी भले विटॉन फैमिली के नहीं थे, लेकिन उनकी सोच उन्हीं के जैसे थी। हेनरी लुई विटॉन के सपनों को और तेजी देने लगे थे। 1984 हेनरी लुई विटॉन को पब्लिक ले जाते हैं और ठीक उसी साल क्रिश्चियन डियोर जैसी फैशन ब्रांड बैंकरप्सी के नजदीक आ जाती है। लेकिन क्रिश्चियन डियोर को किसने बचाया था कोई जिसकी नजरें लुई विटॉन पर भी पड़ गई थीं। जब हेनरी साल 1977 में एलवी में आए थे, तब इस फैमिली बिजनेस के पास सिर्फ 2 स्टोर्स, 100 एम्प्लॉइज और $14 मिलियन की एनुअल सेल्स थी। लेकिन हेनरी इसको 135 प्लस स्टोर्स, 2500 एम्प्लॉइज और $1 बिलियन की सेल्स तक लेके गए। लुई विटॉन दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी लग्जरी ब्रांड बन चुकी थी और क्या ही गलत जा सकता है, राइट? लेकिन किस्मत को इतनी खुशी अभी मंजूर नहीं थी। एलवी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई था जो विलेन बन के इस स्टोरी में एंट्री लेने ही वाला था। 1987 लुई विटॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल था। लुई विटॉन की कंपनी मर्ज कर जाती है तब की सबसे बड़ी शैंपेन और कॉग्नेक कंपनी मोए हेनेसी के साथ।
और बन जाती है मोए हेनेसी लुई विटॉन, LVMH। मोए हेनेसी खुद ही एक मर्ज हुई कंपनी थी और उनकी कंपनी को बाहर के टेकओवर से बचाने के लिए उनको हेनरी रकामेर और उनकी कंपनी लुई विटॉन सही लगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के इस 1989 के आर्टिकल में साफ बताया जाता है कि हेनरी रकामेर को नई कंपनी में सेकंड पोजीशन दिया गया था। नाखुश रकामेर को सब अपने मुताबिक चाहिए था और मर्जर के कुछ हफ्तों में ही सब हिसाब बिगड़ने लगा था। जो बिजनेस वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मर्जर लग रही थी, अब बिगेस्ट फेलियर लगने लगी थी। लेकिन मोए हेनेसी को फिर से डर लगने लगा कि LVMH फिर से टेक ओवर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बाहर से बुलाया गिनीज PLC कंपनी को, एक ब्रिटिश बियर मेकर्स को, और उन्हें स्टेक्स बढ़ाने को बोला। इससे हेनरी रकामेर और नाराज हो गए क्योंकि लग्जरी को छोड़ के सिर्फ लिकर्स पे फोकस किया जा रहा था। मोए हेनेसी को जवाब देने के लिए उन्होंने ढूंढ निकाला बेर्नार्ड आर्नोल्ट को। बेर्नार्ड आर्नोल्ट असल में एक इंजीनियर थे, लेकिन बाद में अपने फैमिली बिजनेस से रियल एस्टेट सेक्टर में उन्होंने हाथ बढ़ाया। आर्नोल्ट हमेशा से ही लग्जरी सेक्टर में एंट्री लेना चाहते थे और तभी क्रिश्चियन डियोर के बैंकरप्ट हो जाने की खबर सुन के वो ब्रांड को खरीद कर उसके बिजनेस मोड को चेंज करके उसे बचा लेते हैं। ऐसे ही लग्जरी दुनिया में आर्नोल्ट अपना नाम बना लेते हैं और रकामेर की नजरों में आ जाते हैं। रकामेर को आर्नोल्ट परफेक्ट फिट लगे थे LV को बचाने के लिए। वी हैड एन आइडेंटिकल विजन, रकामेर ने कहा था आर्नोल्ट को देख के। रकामेर को भनक भी नहीं थी कि यही आर्नोल्ट उनकी पीठ पे छुरी घोंपने वाले थे। आर्नोल्ट ने रकामेर के LVMH में 24% स्टॉक खरीदने का ऑफर एक्सेप्ट किया, लेकिन गिनीज PLC कंपनी के साथ जॉइंट ली। कुछ ही दिनों में पेरिस में एक अजीब सी र्यूमर फैलने लगी कि विटॉन फैमिली 33% स्टॉक खरीद के LVMH में ब्लॉकिंग माइनॉरिटी बनने जा रही थी। ब्लॉकिंग माइनॉरिटी उस पार्टी को बोला जाता है जिसके पास उस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं, जिससे वो पार्टी कंपनी को किसी दूसरे के टेक ओवर या डिसीजन से बचा पाती है। ये न्यूज सुनते ही गुस्से में आर्नोल्ट ने तभी के जमाने में $600 मिलियन से अपने शेयर्स को 24% से सीधा 37.5% पे पुश कर दिया था। लेकिन कंपनी के ओरिजिनल मर्जर्स मोए हेनेसी और हेनरी रकामेर अब इस ड्रामे से तंग आ गए थे और दोनों प्लान कर रहे थे अपने शेयर्स को बेच के कंपनी को तोड़ने की। आर्नोल्ट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड ही हैड इनफ। अगले साल जनवरी के महीने में आर्नोल्ट ने सिर्फ 2 दिन में $500 मिलियन खर्च करके LVMH का 43.5% स्टॉक खरीद लिया, जिससे उनको ब्लॉकिंग माइनॉरिटी की पावर मिल गई और कंपनी तोड़ने का प्लान उन्होंने रोक दिया। इसके बाद आर्नोल्ट और रकामेर में शुरू हुआ हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस फाइट्स। आर्नोल्ट हेनरी रकामेर को फायर करने के इरादे से कोर्ट जाते हैं और रकामेर की टीम भी लड़ाई शुरू करती है कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि आर्नोल्ट की खरीदी गई मेजर स्टॉक्स गलत थी और कोर्ट उसे नलिफाइड डिक्लेयर कर दे। फाइनली आर्नोल्ट कोर्ट में केस जीत जाते हैं क्योंकि कोर्ट डिक्लेयर करती है कि आर्नोल्ट की खरीदी गई सारी स्टॉक्स लीगल थी और राइटफुली खरीदी गई थी, जिससे आर्नोल्ट के पास सच में ब्लॉकिंग माइनॉरिटी पावर आ गई थी। इसके बाद आर्नोल्ट रकामेर को LVMH से बाहर फेंक देते हैं और सारे पावर्स छीन लेते हैं। विटॉन फैमिली का सारा कनेक्शन कंपनी से टूट जाता है। बेर्नार्ड आर्नोल्ट को उनके एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए द डोमिनेटर का टाइटल दिया गया था और आगे जाके LVMH को भी इसी इंसान ने इतना बड़ा बनाया। आज की डेट पे LVMH के पास 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $400 बिलियन से भी ज्यादा की है। बेर्नार्ड आर्नोल्ट को एलॉन मस्क की तरह भले ही ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन ये बहुत बार वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं। आज की डेट में भी बेर्नार्ड आर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में आते हैं। आगे चल के आर्नोल्ट ने छोटे बड़े लग्जरी ब्रांड्स को खरीद के LVMH को एग्रेसिवली एक्सपैंड किया। भले ही आर्नोल्ट में LVMH को इतना बड़ा बनाने का घमंड हो, लेकिन अगर 150 साल पीछे चले जाएं,
तो लुई विटॉन को एक टीनेज होमलेस लड़के ने शुरू किया था। उस छोटे लड़के को बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट बात पता थी और वो है अपने कस्टमर्स की नीड को समझना और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विदेश में ही ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं बनाए गए जो इतने पुराने थे। इंडिया में भी ऐसे कई दिग्गज बिजनेसेस हैं जिनकी स्टोरी हमें ठीक से नहीं पता, जैसे कि पार्ले। हमने इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, जरूर चेक कीजिए इसे। तो ये थी द स्टोरी ऑफ लुई विटॉन। हम जल्द लौटेंगे एक नई बिजनेस स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।